दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन फिल्म रॉतू का राज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 2024 की एक कमाल की मूवी है। ये फिल्म पूरी तरह से एक सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर है, जिसमें आपको हर पल नयापन और रोमांच का एहसास होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने डेडपूल और वुल्वरीन की फिल्मों का भी शानदार एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रॉतू का राज की इस शानदार कहानी का एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर दीपक दिखता है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से शहर राउट में पोस्टेड है और अकेले रहता है। दीपक को PTSD है, मतलब उसे बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। सपनों में वो एक लड़की के साथ होता है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड थी। दीपक को खबर मिलती है कि ब्लाइंड बच्चों के स्कूल सेवाधाम के वार्डन की मौत हो गई है। लोग बोलते हैं कि नेचुरल डेथ ही, मतलब सोते सोते ही मर गई। लेकिन जांच पड़ताल तो करनी ही थी, तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। राउट छोटा सा शहर था, तो यहाँ मर्डर जैसी चीजें ज्यादा होती नहीं थी। जूनियर ऑफिसर्स को भी ये सब ठीक से पता नहीं था कि पहले क्या करना चाहिए। लापरवाही साफ नजर आ रही थी। सबसे पहले बॉडी को हेमा और त्रिजुगी ने देखा था। हेमा वार्डन की असिस्टेंट थी और त्रिजुगी प्रिंसिपल का असिस्टेंट था। जब वार्डन के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तो त्रिजुगी ने वीडियो बना ली थी, जो उसने जूनियर ऑफिसर नरेश को भेजी। सीनियर ऑफिसर्स बोलते हैं कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि बॉडी को जल्दी से रिलीज कर दो, तो जैसे ही पोस्टमार्टम हो बॉडी छोड़ देना। ये स्कूल था मनोज केसरी नाम के आदमी का, जो बहुत अमीर था। त्रिजुगी का कहना था कि केसरी और वार्डन संगीता के बीच कुछ चक्कर चल रहा था। अब दीपक के माता पिता उससे मिलने आते हैं। नाराज थे कि दीपक पिछले 10 साल से घर नहीं आया। वो उसे वापस ले जाने आए थे, लेकिन दीपक फिर भी घर लौटने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्या था दीपक के साथ, जो वो घर से इतना दूर भाग रहा था? ये आपको आगे पता चलेगा। दीपक केसरी के पास जाता है थोड़ी पूछताछ करने के लिए। उसे पता चलता है कि संगीता का फोन गायब है। केसरी ढंग से बात नहीं करता, बस यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता फोन के बारे में। लेकिन केसरी बच्चों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें साफ होता है कि संगीता की मौत नेचुरल नहीं, बल्कि किसी संदिग्ध वजह से हुई है। अब असली कारण जानने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होते हैं। हेमा से तहकीकात करने पर पता चलता है कि संगीता काफी झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती थी, खासकर लड़का लड़की की दोस्ती और रिलेशनशिप से उसे बहुत चिढ़ थी। बच्चों के साथ भी वो इस मामले में बहुत सख्त थी। रजत और दिया नाम के 2 बच्चे थे जिनकी आपस में दोस्ती थी, लेकिन संगीता ने उन्हें अलग कर दिया और स्कूल से भी निकाल दिया। अब रजत चुपचाप और अकेला रहने लगा था। दीपक ने जब प्रिंसिपल से स्कूल की CCTV फुटेज के बारे में पूछा, तो पता चला कि CCTV कई दिनों से खराब था और हार्ड डिस्क भी गायब थी। स्कूल के वॉचमैन से पता चला कि केसरी रात को स्कूल आता था संगीता से मिलने और सुबह निकल जाता था। दीपक केसरी के घर गया, लेकिन वहाँ वो नहीं मिला। सिर्फ उसकी पत्नी और बेटा तन्मय मिले। तन्मय ज्यादातर लखनऊ में रहता था। दीपक जब केसरी से मिला, तो उसे बताया कि संगीता की मौत नेचुरल नहीं थी। दीपक ने उससे पूछा कि उसका संगीता से रिश्ता कैसा था, तो केसरी ने कहा कि रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल था। दीपक ने कहा कि आप रात में उनसे मिलने जाते थे और महंगे उपहार भी देते थे। इस पर केसरी भड़क गया और सही जवाब देने से बचने लगा। फिर दीपक ने त्रिजुगी द्वारा दिए गए वीडियो को देखा, जिसमें दिखा कि फोन बेड के बगल में रखा हुआ था, लेकिन कैमरा घूमते ही फोन गायब हो गया। इसके बाद दीपक ने संगीता के कमरे की और गहराई से जांच की, तो उसे एक इंजेक्शन मिला। म्यूजिक टीचर से बात करने पर पता चला कि संगीता बहुत पुराने विचारों वाली महिला थी। दीपक का खबरी बिल्ला बताता है कि जब से संगीता की मौत हुई है, जानी बहुत परेशान है। कुछ पैसे का चक्कर था उनके बीच। जानी से सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि जिस जमीन पर स्कूल बना है, वह जमीन प्रमुख भूमि है और काफी कीमती है। उसने केसरी को पटाने की कोशिश की थी, लेकिन संगीता भी वहाँ थी। बाद में संगीता ने केसरी को मनाने का वादा किया और 40 लाख रुपए कमीशन की बात की। जानी ने 20 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन जब जमीन का मामला नहीं सुलझा और संगीता ने जवाब देना बंद कर दिया, तो जानी नाराज हो गया। हालांकि उसने साफ कहा कि उसने संगीता को नहीं मारा। पुलिस अब संगीता के घर की पूरी छानबीन कर रही है। तो दीपक और उसकी टीम को आखिरकार संगीता का फोन और पैसे दोनों मिल जाते हैं, लेकिन फोन को फॉर्मेट किया हुआ था, जिससे सारा डाटा मिटा दिया गया था। दीपक फिर से केसरी के पास जाता है और उसे बताता है कि संगीता के कमरे से पैसे मिले हैं। केसरी हमेशा की तरह गुस्से में तमतमाते हुए कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी इस हरकत से दीपक का शक और गहरा हो जाता है। इसके बाद दीपक सिकंदर नाम के शख्स को पकड़ता है, जो जानी का जानकार था। जिस दिन संगीता की मौत हुई थी, उस दिन सिकंदर और जानी के बीच काफी लंबी बातचीत हुई थी। जानी बताता है कि उसने सिकंदर को सिर्फ संगीता को डराने के लिए कहा था, क्योंकि संगीता उसके पैसे वापस नहीं दे रही थी। पर उस जमीन के पीछे सिर्फ जानी ही नहीं, और भी बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जिनमें होम मिनिस्टर भी शामिल था। रोशन बिल्डर ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साठगांठ कर रखी थी और उसे मोटी रकम दी थी ताकि वह जमीन बिकवाने में मदद करे। हर कोई कोशिश में था कि केसरी स्कूल की जमीन बेच दे, क्योंकि जमीन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी।
प्रिंसिपल छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया था, तो अब सबको उसके लौटने का इंतजार था। दीपक को एक चीज बहुत अचंभित करती है कि स्कूल के ब्लाइंड बच्चे भले ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनका जीवन ऐसे चलता था जैसे वो सब कुछ देख रहे हों। उनके जीने का तरीका इतना नॉर्मल था कि देखकर दीपक बहुत प्रभावित हो जाता है। दीपक एक दिन रजत से मिलता है और उससे दिया के बारे में पूछता है कि वो स्कूल कब आएगी। रजत जवाब देता है कि अब वो नहीं आएगी। फिर वो कहता है, अगर दिया स्कूल में नहीं रही तो मैं सह लूंगा, लेकिन अगर वो इस दुनिया में नहीं रही मेरी दोस्त की तरह, तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। दीपक चौंकते हुए पूछता है, तुम्हारी दोस्त की तरह? कौन सी दोस्त की बात कर रहे हो? रजत बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब दीपक का शक और बढ़ जाता है, खासकर प्रिंसिपल पर, क्योंकि उसे लगता है कि फोन चोरी करने और फॉर्मेट करने के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फोन में ऐसा क्या था जिसके लिए सारा डाटा उड़ा दिया गया। हालांकि दीपक ने फोन को डाटा रिकवरी के लिए भेज दिया है और अब इंतजार है कि उस फोन से और क्या नए राज सामने आते हैं। दीपक को अब यह भी पता लगाना था कि रजत किस लड़की की बात कर रहा था। ऑफिसर नरेश को चौकीदार से पता चलता है कि उस लड़की का नाम पायल था। प्रिंसिपल का जो पुराना असिस्टेंट गोविंद था, उसने पायल के साथ कुछ गलत किया था। वार्डन संगीता ने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए गोविंद को बुरी तरह पीटकर स्कूल से निकाल दिया था। गोविंद एक नंबर का शराबी था और उसका किरदार भी संदिग्ध था। दीपक दिया से मिलने जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें वार्डन ने स्कूल से क्यों निकाला था? दिया बताती है कि उन्हें मेरी और रजत की दोस्ती पसंद नहीं थी। एक बार मैं रजत का हाथ पकड़कर बैठी थी तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया और स्कूल से ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये विदेशी कल्चर हमारे स्कूल में नहीं चलेगा। पता नहीं क्यों इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे स्कूल से निकाल दिया। दीपक पायल के घर जाता है तो उसके घर वाले बताते हैं कि उन्हें लगा पायल स्कूल में ही है, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि पायल गायब है। स्कूल का हॉस्टल था और कई बच्चे वहीं रहते थे। गरीब परिवारों के लोग सोचते थे कि उनके बच्चों को स्कूल में खाना और रहने की जगह मिल रही है तो वहीं रहना ठीक है। स्कूल वालों ने पायल के घर वालों से कहा था कि वो घर गई है और घर वाले समझते थे कि वो स्कूल में है। अब सवाल था कि पायल आखिर कहाँ गायब हो गई। म्यूजिक टीचर से पता चलता है कि केसरी के बेटे तन्मय की सिफारिश से गोविंद को स्कूल में नौकरी मिली थी, तो अब शक का दायरा तन्मय और गोविंद दोनों पर आ जाता है। दीपक तन्मय से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन केसरी उसे अपने बेटे से बात नहीं करने देता। जब पायल का जिक्र आता है तो केसरी कहता है वो अक्सर 8 से 10 दिन के लिए गायब हो जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। ये तीसरी बार है जब वो गायब हुई है। पायल का नाम आते ही केसरी की बेचैनी बढ़ जाती है, जिससे साफ लगता है कि उसे कुछ तो पता है जो वो छिपा रहा है। इसी बीच दीपक को रजत के कमरे से उसकी एक डायरी मिलती है। अब सवाल है, उस डायरी में क्या राज छुपे हैं? दीपक को रजत की डायरी मिलती है जिसमें ब्रेल लिपि में सब लिखा होता है। वो उसे ट्रांसलेट करवाने के लिए कहता है। इस बीच केसरी साहब होम मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं दीपक की शिकायत करने के लिए कि दीपक हर दूसरे दिन उनके पास आता है और उन्हें परेशान कर रहा है। होम मिनिस्टर रोशन बिल्डर से बात कर रहा होता है, उसी जमीन को लेकर जहां स्कूल बना हुआ है। साफ है कि ये लोग अभी भी कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। दीपक को गोविंद मिल जाता है और जब उस पर थोड़ा दबाव डाला जाता है तो वो कबूल करता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने अंधी लड़की पायल का फायदा उठाने की कोशिश की थी। उस रात उसकी नाइट ड्यूटी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। गोविंद पायल का मुंह दबाकर उसे महिला बाथरूम में ले गया, लेकिन कुछ कर पाता उससे पहले ही पायल फिसलकर गिर गई और चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर वार्डन संगीता बाहर आ गई और पूरी सच्चाई समझ गई। उसने गोविंद को बुरी तरह डांटा और उसे भगा दिया। संगीता ने पायल को भी डांटा था कि इतनी रात को हीरोइन बनकर घूमोगी तो यही होगा। गोविंद अपनी गलती मान लेता है, लेकिन साफ कहता है कि उसने न पायल को और न ही वार्डन संगीता को मारा। गोविंद को डर था कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो गई होंगी, इसलिए उसने हार्ड डिस्क चुरा ली थी जिसे उसने अपने घर पर छिपा रखा था। सीनियर ऑफिसर दीपक को हिदायत देते हैं कि वो केसरी के पीछे न पड़े, वरना उसे दिक्कत हो सकती है। प्रिंसिपल गांव से वापस लौट आता है और पता चलता है कि उसने भी रोशन बिल्डर से 20 लाख रुपए लिए थे ताकि स्कूल की जमीन बिकवाने में मदद कर सके। इस पर दीपक को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, कभी सोचा है कि इन बच्चों का क्या होगा? तुम शिक्षक के नाम पर कलंक हो। प्रिंसिपल से ये भी पता चलता है कि केसरी के कहने पर ही उसने संगीता का फोन चुराया था, क्योंकि फोन में केसरी और संगीता से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें थी जो बाहर आ जाती तो केसरी फंस जाता। प्रिंसिपल की बात सुनकर दीपक केसरी को ये सारा सच बताता है, लेकिन केसरी गुस्से में कहता है, कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब केसरी होम मिनिस्टर से मदद मांगने जाता है। मिनिस्टर उसे साफ कहता है कि वो मदद कर सकता है, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। कीमत थी वो जमीन, और फोन में कुछ ऐसा था जो अगर बाहर आ जाता तो केसरी की बहुत सी सच्चाइयां उजागर हो जाती। अपनी इज्जत बचाने के लिए केसरी अब जमीन देने को तैयार हो जाता है। इस बीच दीपक को गोविंद के घर से हार्ड डिस्क मिल जाती है, जिससे पूरा मामला और भी साफ हो जाता है। अब देखना है कि केसरी और होम मिनिस्टर के खेल का पर्दाफाश कैसे होता है। यहाँ कहानी का एक बड़ा मोड़ सामने आता है। दीपक के बुरे सपनों का असली कारण पता चलता है। वो लड़की जो उसे सपनों में दिखती थी उसकी प्रेमिका थी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उसकी प्रेमिका को एक घातक बीमारी के बारे में पता चला जो उसे मार सकती थी।
उसने दीपक को ये बात नहीं बताई ताकि उसकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट न आए। जब दीपक ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया तो उसकी प्रेमिका उससे मिल नहीं पाई क्योंकि वो गुजर चुकी थी। इस सदमे से दीपक कभी उभर नहीं पाया और यही वजह थी कि वो अपने गांव नहीं लौटता, क्योंकि वहां जाने से उसे हर बात और ज्यादा याद आ जाती थी। सीनियर ऑफिसर फिर से आते हैं और दीपक को डांटते हैं कि जब मना किया था तो तुम केसरी के पास क्यों गए। अब होम मिनिस्टर ने दिवाली के बाद उसे अपने घर बुलाया है, देखना है क्या उपहार मिलता है। दीपक स्कूल जाता है और वहाँ एक डॉक्टर से मिलता है, लेकिन उनकी बातचीत सुनाई नहीं जाती। इस बीच संगीता के फोन का डाटा रिकवर हो जाता है। दीपक को उसमें पायल की लाश की तस्वीरें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि पायल ने अपनी जान खुद ली थी। शायद उस हादसे के बाद वह उस सदमे से उबर नहीं पाई और उसने नस काटकर आत्महत्या कर ली। साथ ही एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें केसरी और संगीता के बीच बात हो रही होती है। संगीता कह रही होती है, पायल को तो मैंने दफना दिया पर तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अब बताओ जमीन का क्या करना है। दिवाली के बाद दीपक और सीनियर ऑफिसर होम मिनिस्टर के घर जाते हैं। होम मिनिस्टर कहता है, केसरी जी और हम अलग नहीं हैं, गलती तो हुई है और हमें इसका बहुत अफसोस है। जिनका नुकसान हुआ है उनकी देखभाल की जाएगी और आपकी भी। बस आप ऐसा कुछ करो कि केसरी और हम चिंता मुक्त हो जाएं। आपका प्रमोशन करा देंगे और स्कूल की जमीन पर जो बिल्डिंग बन रही है उसमें आपको घर भी मिल जाएगा। दीपक जवाब देता है, मेरी इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। केसरी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बेगुनाह हैं। वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी उन्हें बहुत मानते हैं। बस थोड़ी सी कमी यह है कि इनके नाड़े बहुत ढीले हैं। असली गुनहगार गोविंद है। उसने पायल के साथ गलत किया था और फिर एक रात सीसीटीवी फुटेज चुराने के लिए स्कूल गया, लेकिन वार्डन ने उसे देख लिया तो उसने उसे मार डाला और वहाँ से भाग गया। बेचारा होम मिनिस्टर जो सोच रहा था कि उसका काम बन गया, अब देखता है कि केसरी पर दबाव बनाने का कोई कारण ही नहीं बचा था। अब जब सारा सच बाहर आ गया, केसरी दीपक को शुक्रिया कहता है। दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हें वार्डन के खून या पायल की आत्महत्या के केस में फंसा सकता था। इस बात से मुझे पैसा भी मिलता, प्रमोशन भी मिलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दीपक आगे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल और हॉस्टल को बच्चों की बेहतर सुविधाओं के लिए अपग्रेड करो। बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराओ ताकि वो और पढ़े और आगे बढ़े। मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि दीपक ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। दीपक रजत से मिलने जाता है और उसे उसकी डायरी और एक चिट्ठी देते हुए कहता है, इसे अकेले में पढ़ना और पढ़ने के बाद इसे फाड़ देना। चिट्ठी में लिखा था, मुझे पता है कि वार्डन को तुमने मारा है। दीपक को रजत की डायरी को ट्रांसलेट कराने के दौरान एक शब्द एयर एम्बोलिज्म के बारे में पता चलता है। इसी के बारे में दीपक ने डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर ने बताया था कि 6 महीने पहले रजत को एक कुत्ते ने काट लिया था और तब वह रेबीज के इंजेक्शन लगवाने आया था। डॉक्टर ने कंपाउंडर को कहा था कि सिरिंज से हवा निकाल देना वरना एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर सिरिंज से हवा नस में चली जाती है तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। ये बात रजत ने सुन ली थी और तब से उसे हर बार डर रहता था कि सिरिंज में हवा न हो, इसलिए जब भी वो इंजेक्शन लगवाता था सिरिंज से हवा निकालने की बात जरूर कहता था। दीपक ने देखा था कि संगीता के हाथ पर सुई चुभने के निशान थे और उसके कमरे के पीछे से एक इंजेक्शन भी मिला था। चिट्ठी में दीपक ने लिखा, गोविंद को वार्डन की मौत के लिए फंसाना सही लगा क्योंकि उसने पायल के साथ जो किया वो गलत था। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दिया के स्कूल से निकाले जाने और तुम्हारी दोस्ती टूटने की वजह से तुमने ऐसा किया होगा, पर हैरानी होती है कि आखिर वो कौन से हालात थे जिनमें तुमने वार्डन को मारना ही सही समझा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात केसरी संगीता से मिलने आया था और गुस्से में था। वह चिल्ला रहा था, मैंने कहा था पायल को अस्पताल ले जाओ लेकिन तुम नहीं ले गई। वो बच्ची तुम्हारी वजह से मर गई। रजत वहीं से गुजर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। संगीता कहती है, अरे भाड़ में जाए वो अंधी लड़की, तुम क्यों चिक-चिक कर रहे हो। पायल को ठिकाने मैंने लगाया, अब तुम नहीं फंसोगे। पर ये सब प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। रोशन बिल्डर को ये जमीन बेच दो, फायदे में रहोगे। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कई सबूत हैं, हमारे वीडियो और पायल की मौत से जुड़े सबूत। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये सब बाहर आ जाएगा और तुम न सिर्फ फंसोगे बल्कि बदनाम भी हो जाओगे। मैं तो बेशर्म हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। केसरी गुस्से में कहता है, तू जो करना है कर, पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे जो हो जाए। पायल ने हादसे की वजह से अपनी जान ले ली थी और संगीता ने इस बात का भी फायदा उठाते हुए केसरी को ब्लैकमेल किया। वो चाहती थी कि केसरी उसकी बात मानकर जमीन बेच दे। केसरी निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था। असली गुनहगार और विलन संगीता ही थी, जिसने हर किसी को अपने स्वार्थ के लिए फंसाने की कोशिश की। रजत को जब ये सच्चाई समझ में आई कि संगीता कितनी गंदी औरत है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे ये एहसास हुआ कि संगीता की वजह से उसकी दोस्त पायल मर गई और वो बच्चों के प्रति कोई लगाव नहीं रखती थी बल्कि उन्हें बेघर करने पर तुली हुई थी। इसी गुस्से में रजत को एयर एम्बोलिज्म की बात याद आई जो उसने डॉक्टर से सुनी थी। उस रात जब संगीता नशे में धुत होकर गहरी नींद में सो रही थी, रजत ने मौका देखकर इंजेक्शन उठाया और उसे खाली इंजेक्शन लगा दिया। संगीता को अटैक आया और उसकी जान चली गई। रजत ने पीछे की खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की और इंजेक्शन वहीं रह गया। यही था संगीता की मौत का असली कारण। उसके कुकर्म और उसकी लालच ही उसे ले डूबी।
लोगों को लगा था कि संगीता प्रॉपर्टी के चक्कर में मरी, लेकिन असल में उसकी मौत उसके बुरे कर्मों की वजह से हुई। दीपक ने रजत से कहा, भले ही तुमने जो किया हो सही था या गलत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद इसलिए कि तुम्हें और दिया को एक साथ देखकर मुझे मेरे मन का सच याद आया, नैना की मौत का सच, जिससे मैं हमेशा भागता रहा। मैं कभी उससे नजरें नहीं मिला पाया, लेकिन अब तुम्हें दोनों को एक साथ देखकर मुझे अपना अधूरापन दूर होता महसूस हो रहा है। दीपक आगे कहता है, इस दुनिया में तुम्हें बदला लेने के और भी मौके मिलेंगे, लेकिन याद रखना, हर लड़ाई लड़कर नहीं जीती जाती। कभी कभी चुप रहकर भी जीत दर्ज की जा सकती है। इसलिए अपनी लड़ाइयों को सोच समझ कर चुनना, क्योंकि सही और गलत का फर्क सिर्फ नजरिए की बात होती है। आखिर में हम देखते हैं कि रजत और दिया फिर से एक दूसरे के साथ हैं, जैसे पहले थे। दीपक अपने घर फोन करता है और कहता है, माँ मैं घर आ रहा हूँ, और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे हमने हर किसी पर शक किया, लगा कि कातिल कोई और है जो प्रॉपर्टी या किसी और कारण से संगीता को मार सकता था। पर जब असली कातिल का पता चला तो हम उससे नफरत नहीं कर पाए, बल्कि उसके कारण को समझ पाए। अगर रजत ने किसी बेगुनाह को मारा होता तो वो अपराधी कहलाता और उसे जेल जाना पड़ता, लेकिन उसने उस इंसान को मारा जो बच्चों की जिंदगी खराब करने पर तुली थी और हर किसी के लिए मुसीबत बनी हुई थी। संगीता एक लालची, खुदगर्ज और निर्दयी महिला थी जिसे किसी और की परवाह नहीं थी। यह थी रौतू का राज फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियां सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।